अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है आप लोगों का? तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अब्दुल्ला, आज सुबह मैं सोच रही थी कि आज 1 जुलाई है एंड आई वाज गोइंग बैक अ ईयर, और पिछले जुलाई में पिछले जून जुलाई में मुझे कोविड हुआ था और इतना मुश्किल वक्त था मेरे लिए। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग ये दुनिया से कब खत्म होगी ये चीज़, और 1 year ऑन इट्स स्टिल वेरी मच देयर। जिन लोगों को शुरू में हुआ था ना, उनके बारे में तो हमने माइंड बना लिया था कि पता नहीं वापस भी आते हैं वाले, इसलिए मेरे बारे में तो माइंड बना ही लिया था कि अच्छा आप जाएं। और हुआ भी इस तरह था कि मैंने एक इनोसेंट सी एक छींक मार दी थी एक दिन ऑफिस में, और इस तरह करके मुझे वापस किया था। सो वो दिन हमें याद है, और अब माशाल्लाह आपको पता है हम भी ढीठ हो गए हैं थोड़े से, और अब हमें ज़्यादा समझ भी आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है वो भी बड़ी अच्छी तरह शुरू हो चुका है। ये आपने अच्छी बात की है कि ज़्यादा समझ आ गई है, क्योंकि शुरू में आपको पता है कि हम करेंसी नोट्स भी धो रहे हैं और शॉपर धो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ पे स्प्रे हो रहे हैं। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने हाथों को साफ रखें, एज इन जब भी बाहर से आएँ तो अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धो लिया करें। खाना पीना करने से पहले तो आपको पता ही है धोने ही पड़ते हैं, हम लोगों को आदत ही है हमारी बचपन से सबकी। और बस मास्क पहने। तो वो जो पैनिक वाली सूरत हाल थी ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो खत्म हो गई है। एक और चीज़ आजकल आवाम को पैनिक कर रही है, और वो पैनिक कर रही है बिजली की बंदिश बहुत ज़्यादा। बल्कि कोविड छोड़ दें, अब ये बिजली जो है ना ये पैनिक करना स्टार्ट हो गई है। बिकॉज आप अपस्केल इलाकों में देखें, नॉट सो अपस्केल में, कहीं भी आप देख लें बिजली इतनी जा रही है और घंटों जा रही है। तो आपने ये करना है कि आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख कर भेजना है कि आपके इलाके में कितने घंटे बिजली जा रही है। लाहौर कैंट से मुझे सूरत हाल पता लगी, क्योंकि मेरा घर है वहाँ पे, मेरे रिश्तेदार भी वहीं रहते हैं, मेरा ससुराल भी वहीं है। तो सब ने मुझे बताया कि 1 घंटे आ रही है और 1 घंटे जा रही है, और ये वो नाइट मेयर है, डे मेयर क्या, ड्रोने ख्वाब हैं जो हम सब ने भुगते हुए हैं। और अब दोबारा से ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला शुरू हो गया है, तो होपफुली टेम्पररी हो और ये बहरान चंद दिनों में टल जाए। इस्लामाबाद से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि जनाब 3-3, 4-4 घंटे तवातुर के साथ बिजली की बंदिश हो रही है। और जब शहरों में ये हाल है तो हुमा, तो आप सोच ही लें कि देहात में क्या होगा, गाँव में क्या होगा। मतलब हमें तो एक शॉकिंग स्टोरीज जो है मिल रही हैं, और इसीलिए हमने आज डिसाइड किया कि हम आप लोगों से कहेंगे प्लीज़ डू राइट इन टू अस। हम एक बेहतर पर्सपेक्टिव चाहते हैं कि ये कहाँ कहाँ बिजली नहीं आ रही और ये पूरे मुल्क का ये हाल क्यों हुआ हुआ है। और क्विकली हम असद उमर साहब को बात करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता 1 हफ्ते से डॉक्टर फैसल से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ओवरसीज़ काम करने वाले पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन का मसला है, उन्होंने 4 जुलाई को इस्लामाबाद में दोबारा से प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है, धरने की कॉल दी हुई है। तो बराए मेहरबानी इस मसले को उससे पहले हल करें। ये वो लोग हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में जाकर वापस काम करना है। इनके वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं। इनको एस्ट्राज़ेनेका, फाइजर जो भी लग रही है इनको लगाएं, इनका अलहदा वैक्सीनेशन सेंटर बना दें। मिस मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम तो वैसे ही आपको पता है खास तौर पे ये वाली जो हुकूमत है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत काम करती रहती है, और उनको ऑब्वियसली जो उनको वैल्यू उनके लिए ऐड करनी चाहिए वो उन पे ऐड करती है। तो लिहाजा उनकी मदद भी तो करें, ताकि ये जाएंगे तो कुछ वापस आएगा ना पाकिस्तान में। सो प्लीज़ हेल्प देम आउट। आपको पता है कल भी बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, और मुल्तान में भी हुआ है, तो होते जा रहे हैं, रोज़ ही हो रहा है सब कुछ। अच्छा, जब हमने कल आमना खान की आवाज़ आप लोगों को सुनाई ना, हमें उसी वक्त पता चल गया था कि दिस गर्ल इज़ गोइंग टू गो वायरल, बिकॉज इसकी आवाज़ बहुत डिफरेंट है, आवाज़ की टेक्सचर डिफरेंट है, और ऑफ कोर्स व्हाट शी इज सिंगिंग एंड फ्रॉम द हार्ट। तो हम चाहते थे कि हम इनको बुलाएं और इनसे ज़रा गप्पे भी लगाएं कि क्या बात है भाई। और इनकी जो ख्वाहिश है ना, मासूम सी ख्वाहिश है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पर ये परफॉर्म करें, वो भी पूरी होने वाली है। क्योंकि जो मकामी MNA साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। कल एग्जैक्ट शो के बाद उन्होंने हमसे रब्ता किया और उन्होंने कहा जनाब मुझे तो पहुँचा दें अब आमना खान के वालिदैन तक, तो मैं इनको ये सारा कुछ अरेंज कर ज़बरदस्त। नॉट दैट वील टेक अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट, लेकिन क्या बात है भाई, जियो पाकिस्तान पे जो आता है और जो टैलेंटेड लोग हैं वो आते हैं, तो क्या उनकी जिसको कहते हैं ना गुड्डी चढ़ गई। और MPA साहिबा का नाम है सादिया जावेद। सो सादिया जी थैंक यू सो मच, थैंक यू गुड्डू पाकिस्तानी, जो इस तरह की इंटीरियर सिंध से चीज़ें और इंटीरियर सिंध की खूबसूरती जो है वो दुनिया तक पहुँचाते हैं और हमें भी भेजते हैं। बेशक, बल्कि उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे किसी दिन। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट फाइनली व्हाट हैपेंड एट द नेशनल असेंबली सेशन यस्टरडे, और वज़ीर आज़म का बड़ा ही ज़बरदस्त डिस्प्ले था, बहुत ही ज़बरदस्त था। और एक जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हो और खामोशी से
सारे सुन रहे हो। सो दिस वाज अ वेरी न्यू थिंग व्हिच वाज वेरी गुड और वेरी वेलकम एज वेल। और वज़ीर आज़म ने हुमा ओवरऑल बातें भी बड़ी अच्छी की और पॉलिसी के मुताल्लिक भी बड़े ज़बरदस्त और जानदार बयानात दिए और बड़ा डट कर वो कल बोले हैं। और ऐसा लग रहा था कि वो पुराने वाले इमरान खान जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स दिया करते थे, जो अपना नज़रिया बयान किया करते थे, जो लॉजिकल बातें किया करते थे, जिनकी तकरीर में सिर्फ अपोजिशन और सियासी मुखालिफिन पर तनकीद नहीं होती थी, वो वाले इमरान खान की कल वापसी हमें फ्लोर ऑफ द हाउस में नजर आई और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। इट वाज रिफ्रेशिंग, लेट अस जस्ट से दैट। अच्छा, आपको बताएं तो हुआ क्या, इफ यू काइंड ऑफ मिस्ड इट। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब के बाद बजट इजलास बिल आखिर पुरअमन अंदाज में ख़त्म हो गया और अपोजिशन ने खिताब खामोशी से सुना। वज़ीर आज़म ने भी अपोजिशन से तय होने वाली बातों का ख्याल रखा और अपोजिशन को चोर डाकू करार देने से गुरेज किया। अमेरिका, अफगानिस्तान और खित्ते से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी वाज़े की, मुशर्रफ दौर की गलतियों की भी निशानदेही की, इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। मैं आज दावत देना चाहता हूं अपोजिशन को कि इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए हैं और अभी भी बाई इलेक्शन, सेनेट, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस को। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। इसका सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन्स। वो क्यों है? क्योंकि ईवीएम मशीन जैसे इलेक्शन खत्म होता है बटन दबता है, रिजल्ट आ जाता है। अगर इनके पास, ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान अपोजिशन का कोई मरकजी रहनुमा असेंबली में मौजूद नहीं था, लेकिन तकरीर पूरी सुनी। इजलास के बाद खिताब पर भरपूर रद्द अमल दिया। वज़ीर आज़म से महज बातों के बजाय अवामी मसाइल का हल करने पर जोर दिया। पाकिस्तान के वो अवाम अपने वज़ीर आज़म से नहीं सुनना चाहते हैं कि बिज़ेंटाइन में क्या हुआ, हिस्ट्री लेसन क्या है, इस्लामिक लेसन क्या है, स्कैंडिनेविया में क्या हो रहा है। वो सुनना चाहते हैं कि लाहौर में क्या हो रहा, पेशावर में क्या हो रहा, क्वेटा में क्या हो रहा है, मुल्तान में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है। और आपके पास उन लोगों के अवाम के मसाइल के लिए क्या हल है? आपने आपका 3 साल का रिकॉर्ड बताना था अवाम को, या कम से कम इस साल का रिकॉर्ड बता देते। आप हमें लेक्चर सुना रहे हो। इमरान नियाज़ी साहब को याद नहीं रहता 3 साल गुजर चुके हैं कि वो वादे जो उन्होंने कौम से किए थे उन पर कितना अमल किया है। लेकिन इमरान साहब सिर्फ लेक्चर देते हैं, करूँगा, करेंगे, मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। उनकी हुकूमत नो एक्शन टॉक ओनली हुकूमत है। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं कि इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत की पेशकश वाज़े है। अपोजिशन का भी यही कहती रही है कि वो हुकूमत की तरफ से यकतरफा इंतखाबी इस्लाहात को कबूल नहीं करेगी और अब हुकूमत ने पेशकश कर दी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में पेशरफ्त होगी एंड आई थिंक इट्स अ वेरी रीजनेबल ऑफर कि ये एक चीज़ है जो कि प्रॉब्लमेटिक रही है थ्रू आउट। अगर आप देखें पाकिस्तान में जब इलेक्शंस हुए, जिस तरह खान साहब कह भी रहे थे, तो गेट ऑन बोर्ड और इस चीज़ को तो ठीक कर ले ताकि कोई तो मतलब हर किसी की कंट्रीब्यूशन होगी ना इसमें। और कोई तो तदबीर निकल सकती है ना। Absolutely. दुनिया में और भी तो जमहूरी ममालिक हैं ना जहां इंतखाबात होते हैं, नताइज सब तस्लीम करते हैं। तो क्या ही अच्छा हो जाए कि हमारे यहाँ भी मुस्तकबिल में जो भी इलेक्शन हो उसके नताइज हारने वाला भी माने, जीतने वाला भी माने और ये बहस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर किसी ने ये वक्त जब ऑफर कर रही है और यही चीज कर रही है तो फिर बनता है कि आप लोग भी उसमें। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे साथ मौजूद एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। वज़ीर आज़म के खिताब के लिए शराइत पहले से तय थी। बज़ाहिर वज़ीर आज़म ने खुद हुदूद में रहकर बात की, अपोजिशन को, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को डायरेक्ट तनकीद का निशाना नहीं बनाया। फिर भी अपोजिशन रहनुमा ये सुनने को तैयार नहीं थे, ऐवान से चले गए। तो पार्लियामेंट का वक़ार ऐसे कैसे बहाल करेंगे आप लोग, जिसके लिए आप कहते हैं हम जंग कर रहे हैं? हुकूमती वज़रा बजाय पॉलिसी बयान दें, बजाय ऐवान को ये बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो अपोजिशन के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं, वो किरदार कुशी शुरू कर देते हैं, जिससे माहौल तल्ख हो जाता है। और अगर एक मुस्बत बात की जाए और हुकूमत की तरफ से
ऐवान की रवायात की पासदारी की जाए, तो कोई वजह नहीं कि ऐवान का माहौल खराब हो। आप देखिए दुनिया में कोई मिसाल है कि जहाँ पे हुकूमत के वज़रा और सरकारी बेंचेस पर बैठे हुए अरकान हुल्लड़बाजी कर रहे हों और वो ऐवान की कार्रवाई डिस्टर्ब कर रहे हों? दुनिया में हमेशा अपोजिशन एहतजाज करती है पार्लियामेंट के अंदर। ये पहली हुकूमत है कि जो खुद एहतजाज करती हुई नजर आ रही है। हमारे जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी वो उसी वक्त इत्तफाक से जो कौमी सलामती की कमेटी का इजलास है उसके हवाले से सिक्योरिटी के जो माहिरीन हैं, पाकिस्तान के जो मायानाज खारजा मुल्क के माहिरीन हैं, उनके साथ एक मुशावरती इजलास में भी शरीक थी। लिहाजा हमारे चंद अरकान उस मुशावरती इजलास की वजह से कार्रवाई में कुछ अरसे के लिए शरीक नहीं हुए, लेकिन बाकी सारी पार्टी वहाँ मौजूद थी। एहसन इकबाल साहब, आप बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं जो कि अभी होती रही हैं, लेकिन somebody has to take a lead, और किसी ने तो वो एक होता है टर्निंग ऑफ द पेज करना है। अब वज़ीर आज़म ने बराह रास्त अपोजिशन से दरख्वास्त की है कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए बात करते हैं। बड़ी दावत है ये, अपोजिशन भी इस पर काम ऑब्वियसली करना चाहती है, तो अब दावत आ गई है, हुकूमत से बात कर लें। कोई एक चीज़ में तो एटलीस्ट यू कैन ऑल्सो इन दी एंड से कि भाई अगर हम ना आपके साथ हाथ मिलाते और इस बात को आगे लेके जाते तो ये बात ना होती। सो कॉन्ट्रीब्यूट। देखिए, हमने तो 2018 के इंतखाबात के फौरन बाद इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी कायम करवाई थी जिसकी सरबराही परवेज खटक साहब कर रहे थे। हुकूमत ने उसे 1.5 साल तक सर्द खाने में डाले रखा, उसके बाद वो कमेटी खत्म हो गई। और अब भी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए बजाय कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन करने के यकतरफा तौर पे पहले ऑर्डिनेंस जारी किया, इसके बाद बुलडोज करते हुए ऐवान से ऐसे कवानीन पास कराए जो आइन के भी खिलाफ थे, जो मुरवजा पार्लिमानी रवायात के भी खिलाफ थे, और उस पर फिर स्पीकर ने एक कमेटी बनाई कि जो उन कवानीन का जायजा लेगी और उन पे नजर सानी के लिए कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। लेकिन अगले ही दिन हुकूमत के मुशीर बाबर अवान साहब ने कह दिया कि अब किसी चीज़ पे नजर सानी नहीं हो सकती। हमारा मसला ये है कि ये हुकूमत एक दिन कुछ बात करती है, अगले दिन ही उस बात से मुकर जाती है। लिहाजा हमारी तजवीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान का आईनी इदारा है जिसका मैंडेट है कि आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन कराए, अगर इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को दावत दे और वहाँ पर इस पर डायलॉग हो और कौमी इत्तफाक राय किया जाए, और जो भी इत्तफाक राय होगा उन कवानीन की तरमीम के लिए या उन तजावीज़ पे अमल दरामद के लिए हम पार्लियामेंट से जिस पे ज़ाहिर है पीटीआई का मौक़िफ़ ये है। कल फवाद चौधरी साहब भी फरमा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने तो जो पार्लियामेंट ने कवानीन बनाकर देने उनके तहत इंतखाबात कराने हैं, वो कवानीन क्या बनाने हैं, वो तब्दीलियाँ क्या होंगी, वो तो पार्लियामेंट ने तय करना है। एंड इट मेक्स सेंस। सो पुरानी बातें छोड़कर अब जो कल की ऑफर है उसी को परसू कर लें तो प्रॉब्ली कुछ बेहतरी आ जाए। एहसन साहब, लास्टली वज़ीर आज़म पुरएतमाद हैं, एतमाद बता रहा है कि फ़िलहाल किसी को कोई ख़तरा नहीं है, पर्टिकुलरली हुकूमत को अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है, और अपोजिशन को हुकूमत की दबाव में लाना भी है तो पीडीएम या ऐसा कोई इत्तेहाद मुतहर्रिक करना पड़ेगा जो फिलहाल नजर नहीं आता। तो आप लोगों का क्या प्लान है? अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि सब लोग अब अगले इंतखाब की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो पिछले 10 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं मुसलसल उसमें हुकूमत हारी है, और ना सिर्फ उन नशिस्तों पे हारी है जहाँ 2018 में अपोजिशन के लोग जीते थे, बल्कि वो नशिस्तें भी हार गई है जहां 2018 में पीटीआई के उम्मीदवारों को जितवाया गया था या वो जीते थे। तो इसके बाद तो किसी किस्म का एतमाद जो है वो खुद फरेबी तो कहा जा सकता है, लेकिन वो एतमाद नहीं है, क्योंकि जो महंगाई हुकूमत ने लोगों पर तोड़ी है, जो मिस गवर्नेंस है। देखिए, गर्मियों के मौसम में कभी गैस की लोड शेडिंग की मिसाल 70 साल में नहीं मिलती। इसी तरह एक तरफ कहते हैं कि बिजली के ज्यादा मंसूबे लगा गए हैं पिछली हुकूमत वाले, और अब गर्मियों के अंदर 6-6, 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो ये हुकूमत जितनी नाअहल साबित हुई है, पाकिस्तान में कभी इतनी नाअहली इस सतह की देखी नहीं गई है। तो उसके बाद इस किस्म का एतमाद है, जैसे मैंने कहा, ये खुद फरेबी तो हो सकती है लेकिन एतमाद इसे कहना ज्यादती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब हमसे बात करने का, और यकीनन आपकी बात से बात आपकी सुन के और बाकी भी ऑपोजिशन के लोगों से बात करें तो देयर इज़ अ डीप रूटेड लैक ऑफ ट्रस्ट
तो वो कि पहले भी ये रिफॉर्म्स की बात हुई है लेकिन उसके ऊपर कोई थॉरोफेयर, उसके ऊपर मजीद बात नहीं हुई है, सालों गुजर गए तो अब दोबारा से। सो बेसिकली अब आप बिलीव नहीं कर सकते कि देयर इज सम सिंसियरिटी देयर, और आपकी बातों से बिल्कुल यही लग रहा था। और आखिरी जो बात उन्होंने की है कि हुकूमत पर एतमाद जो आवाम को लग रही है वो नहीं है। उन्होंने कहा जी खुद फरेबी का ये शिकार हैं, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि पूरा एतमादी है या खुद फरेबी है। अच्छा, अभी जरा आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल, सदाकत अली अब्बासी साहब रहनुमा पीटीआई हमारे साथ हैं, उनसे भी पता कर लेते हैं बिकॉज दिस इज व्हाट द ऑपोजिशन फील्स। सदाकत अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म ने बड़ी तफसीली तकरीर की, ऑपोजिशन ने बिल्कुल तंग नहीं किया। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात पर ऑपोजिशन को बात की दावत भी दे डाली। तो इस मामले पर यह दावत पहले हो जाती तो हालात इतने बिगड़ते नहीं, और ख़ासतौर पे एक दफ़ा पहले भी बातें हुई हैं लेकिन उसके बाद सीरियसनेस नहीं हुई, उस पर कोई मजीद बात आगे नहीं जिसका बढ़ी। तस्करा भी करे थे हसन इकबाल साहब के ऑर्डिनेंस ले आए, बुलडोज कर दिया, अब ऑपोजिशन का मौके पे पहले कर लेते। तो सिंसियरिटी ऑपोजिशन को नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में इट्स नेवर टू लेट। दूसरी बात ये है कि इंतखाबी इस्लाहात इंतखाबात के लिए हैं, और शायद ऑपोजिशन को तो वो इंतखाबात की जल्दी थी, वो भी अब ख़त्म हो गई है। पीटीआई को तो कोई इंतखाबात की जल्दी नहीं थी। हम समझते थे कि इंतखाबात 2023 में होने हैं, जो अब इंशाल्लाह 2023 में ही होंगे। तो उससे पहले अच्छी बात है कि डिबेट हो जाए, और हम चाहते थे कि चूँकि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो अगर वो हो जाए तो हमें 1.5 साल पहले उनकी टेस्टिंग हो जाए, और छोटे इलेक्शन में और बल्दियाती इलेक्शन में वो टेस्ट हो जाए। तो इसलिए अदरवाइज तो लोग कहते थे कि वाई सो अर्ली। तो अब हमने उनको ऑफ़र दी है, और जब उन्होंने पहले ऑफ़र रिजेक्ट की थी तो हुकूमत ने कुछ स्टेप्स ले लिए थे, और अब लेकिन वो जैसे है जमहूरियत के लिए चीज़ें सेटल करने के लिए आपने उनको दोबारा दावत दी है, और अगर वो मस्बत जवाब देते हैं तो हमें पूरा कभी यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान की तारीख का शफाफ तरीन इलेक्शन होगा। शफाफ होगा भी और शफाफियत नज़र भी आएगी, ताकि इलेक्शन जीतने वाला और हारने वाला दोनों मुतमईन कर जाए। अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म की तकरीर का बड़ा हिस्सा उस पर था कि जनरल मुशर्रफ का दौर कैसे पाकिस्तान का तारीख तरीन दौर था। बड़ी अहमियत की बात है कि वो साबिक सदर को इतना बड़ा मुजरिम समझते हैं, लेकिन काबीना के आपके भी इल्म में है कई मेंबरान खोलकर मुशर्रफ साहब की हिमायत करते हैं, उन्हें कौमी हीरो कहते हैं। तो सुहेल बड़ाइत साहब जैसे कहते हैं ना कि खुला तजाद नहीं है, तो ये क्या खुला तजाद है? देखिए, ये तकरीर मुशर्रफ स्पेसिफिक नहीं थी, वो तकरीर एक अफगान पॉलिसी पे हमारा जो बहुत बड़ा हमने अपने साथ ज्यादती की उस पे थी। तो जाहिर है मुशर्रफ साहब का जिक्र तो आना था, बिकॉज सारा उस वक्त फैसले वो करते थे। तो बेसिकली आज की अफगान पॉलिसी, इमरान खान साहब का उस वक्त का मौक़िफ़, उस वक्त की हुकूमत की गलती और आज वो गलती ना दोहराने का एक रेफरेंस था जिसमें मुशर्रफ साहब का जिक्र था। हाँ, जो मुशर्रफ साहब के सपोर्टर्स थे, मुशर्रफ साहब की अभी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो समझते होते कि मुशर्रफ साहब ठीक थे तो आज वो इस पार्टी में होते। जो लोग पीटीआई के साथ हैं वो जाहिर है इमरान खान को साहब को मुशर्रफ साहब से बेहतर लीडर समझते हैं, इसलिए यहाँ पे हैं। पाकिस्तान में सियासी हालात रहे कि पॉलिटिकल पार्टीज बनी और टूटी। बिलावल साहब ने भी बड़ी तनकीद की शाह महमूद कुरैशी साहब पे। तो एक वक्त में पीपल्स पार्टी थी, पूरे पाकिस्तान की पार्टी थी, आज वो शुक्र की एक सूबे की पार्टी बन गई है। और पंजाब में कोई पॉलिटिकल आदमी अगर उसको इमरान खान का नजरिया पसंद है तो ये तो नहीं कि वो पीपल्स पार्टी से तो सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी करप्शन करे, पीपल्स पार्टी बैड गवर्नेंस करे, पीपल्स पार्टी अपना ग्राफ खत्म कर ले, तो वो उससे रहेगा। तो ये सारी डिबेट है। मुशर्रफ साहब की कोई ज़ात से कोई इख्तिलाफ नहीं है, उस वक्त की उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ है। और जो मुशर्रफ साहब से कोई मोहब्बत करता था वो उनके साथ है, जो उनको छोड़ के आगे वो इमरान खान के नजरिए के कायल है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका सदाकत अली अब्बासी साहब। आई गेस वी हैव डिस्कस्ड दिस इशू। अब मजीद कुछ और बातें करेंगे, कुछ और बिल्कुल ही हम डिफरेंट तरफ चले जाएंगे। इनफैक्ट अभी तो हम ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आमना खान, द यंग सिंगर दैट वी इंट्रोड्यूस्ड टू यू यस्टरडे, आज वो हमारे साथ होंगी और उनसे हमने बातें भी करनी है और आपसे मुलाकात करानी। और हाउ आर यू गाइज? अच्छा जी, वादा आपसे ये था कि कल आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। आई नो अभी हमारी मुलाकात बात भी हो गई है, लेकिन कल एक बच्ची से आपकी मुलाकात करवाई थी और क्या उसकी खूबसूरत ओरिजिनल आवाज़। वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल कमिंग ऑन द शो, बहुत ही अच्छा टैलेंट होता है, लेकिन कभी कभार आवाज़ इतनी ओरिजिनल होती है और पर्सनैलिटी भी ओरिजिनल होती है कि एक और किस्म का मज़ा आता है। सो दिस इज़ एज यू कैन सी, ये कल हमने आमना खान से की आवाज़ आपको सुनाई थी। सुन ले ज़रा, याद करें। था पवन सारो सांगियड़
चलें जी, छोड़ें, मैं तो कहता हूँ अब लाइव ही सुनेंगे। आमना, थैंक यू। आमना मीरपुर से हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। आमना, कैसी हैं आप? कल तो जनाब आपका गाना चला और आप तो रातों रात, बल्कि दिन के दिन में ही स्टार हो गई। बच गया आमना जी। मैंने कहा आपका गाना कल चला जियो न्यूज़ पे और आप तो एक दिन में ही इतनी मशहूर हो गई। कैसी हैं, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई। आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। नहीं, एहसान क्या है, आप माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड हो। न्यूज़ पे चलाया। जबरदस्त जबरदस्त। एहसान की कोई बात नहीं, हम तो आप जैसे लोग ढूंढ रहे होते हैं, हम तो ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ हैं ये सारे बच्चे जिनके पास इतना टैलेंट है। तो जल्दी से आप जरा बताएं आमना कि आपको बचपन से माशाल्लाह अभी भी आप छोटी सी हैं, लेकिन गाना कब से गा रही हैं और घर में कौन गाता है जिसको सुन सुन के आपने सीखा? मैं 2 साल से गाना गा रही हूँ और मेरा अब्बू है, वो मुझे सिखाता है। पहले मेरा अब्बू गाता था, लेकिन यहाँ कोई सिखाने वाला उस्ताद नहीं था, लेकिन मेरा अब्बू इसलिए गा नहीं पाया और मैं उनको देखकर फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला और फिर मैं भी मैंने भी गाना शुरू किया। आपका यूट्यूब चैनल भी है? अच्छा आमना, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 9 साल की हैं। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट तो है, लेकिन मीरपुर के आगे कौन से गांव से आपका ताल्लुक है और क्या आपकी आवाज़ के सारे फ़ैन हैं आपके गांव में? जी, बहुत सारे फ़ैन हैं और मैं मीरपुर ख़ास का पास में ही है हिंगोरनो से जो राब्ता है, मैं उस गांव में छोटे में रहती हूँ, हिंगोरनो में। वंडरफुल। मीरपुर खास का एक गांव है हिंगोरनो, वहाँ ये रहती हैं। 3rd में पढ़ती हैं, तीसरी जमात में पढ़ती हैं? जी जी। वंडरफुल। अच्छा, बातें तो आमना आपसे होती ही रहेंगी, लेकिन कुछ सुनना भी चाहते हैं क्योंकि हम तो फ़ैन हो चुके हैं आपकी आवाज़ के। तो बहुत से लोगों को हमने बताया हुआ था आज आप हमारे शो पे होंगी, तो क्या गाएंगी? मैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो की आवाज़ सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। हो कज़ाने कोट में लिखे कैसलो आऊं बंद्यानी बंद में मुंजा मारू रहा पोय हेफतिनी के हो वतन जिनी विसारियो जी लतीफ हो परचन शाल पवार ढोल्या मारू मूसा परचन शाल पवार परचन शाल पवार ढोल्या मारू मूसा परचन शाल पवार ओ परचन शाल ला परचन शाल पवार ढोल्या मारू मूसा परचन शाल पवार परचन शाल पवार ढोल्या मारू मूसा परचन शाल पवार मुँह मोरायो मंदियों मिया मुँह मोरायो मंदियों मिया आहिन सेण सतार ढोल्या मारू मूसा परचन शाल पवार खूबसूरत, परचन शाल बहुत ही आला ढोल्या मारू मूसा परचन शाल पवार। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत आला। सुनते ही हैं मेरा ख्याल है। पत्थर पूज न जाए घर की चक्की कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए हो जी लतीफ अदियूं शाह
अच्छा, अभी आमना जबरदस्त हो गया, आपको हमारी आवाज आ रही है क्योंकि हमने आपसे बातें भी करनी है और हमने आपसे और गाने भी सुनने। दिल नहीं कर रहा था कि हम आपको यहाँ रोकें, लेकिन जाहिर है कि हम चाहते हैं कि ये आप गाती ही रहो। हमने बड़े बड़े गुलकारों से ये वाई सुनी है, लेकिन आपके भी आवाज में क्या टेक्सचर है, और आप इतनी छोटी सी हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि आप सिर्फ 9 साल की हैं और आप ये वाई गा रही हैं। आपने ये जो अभी आपने गाया है और जो भी आपने हमें सुनाया है, ये आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया? अपने क्या स्कूल में सुनाया है? मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि अब तक कितने लोग जो हैं वो आपको लाइव सुन के आपको सुन चुके हैं लाइव? मैंने शो में कॉल की थी, वहाँ सुनाया था ये सॉन्ग, एंड मैंने अपने YouTube चैनल पे ये सॉन्ग रखा है। और स्कूल वगैरह में नहीं गाती हूँ, स्कूल वगैरह में नाते पढ़ती हूँ। अच्छा, और आप ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पर भी परफॉर्म करना चाहते हो, ये आपकी ख्वाहिश है गालिबन? जी, मेरा एक ख्वाब है कि मैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पे उनकी जो वाएँ हैं वो गाऊँ। वाह, ये यकीनन आपका ख्वाब तो जल्द पूरा हो ही जाएगा। जल्दी पूरा हो जाएगा आपका ख्वाब। YouTube चैनल आपके कितने फॉलोअर्स हैं? हम जरूर यहाँ चाहेंगे कि लोग आमना को फॉलो करें इनके YouTube चैनल पे। तो कितने सब्सक्राइबर्स हैं अभी तक आपके? मेरे 200 सब्सक्राइबर्स, और इंशाल्लाह आज 2000 हो जाएंगे। जनाब आमना, अपने YouTube चैनल का नाम बताओ ताकि हम यहाँ पे अनाउंस कर दें। थैंक यू सो मच सर। मेरे YouTube चैनल का नाम है आमना खान लिटिल सिंगर। आमना खान लिटिल सिंगर के नाम से आप सब ने जितने हमें देख रहे हैं ना, बहुत ही प्लीज इनको फॉलो करना है। अच्छा लिटिल सिंगर, अब हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ और सुनाएं। आपने कहा था आपको रावी जो है सजाद अली साहब का वो बड़ा अच्छा आप गाती हैं, तो हमारा भी बड़ा फेवरेट गाना है जी, तो प्लीज सुनाइए जी। जे थों कदी रावी लग जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सा निचोड़ ला। जे थों कदी रावी लग जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सा निचोड़ ला। जे तो कदी रावी लग जावे हो, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, ते संग बेलियार कोई नहीं, ते किसनू सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दे थां ते रोड़ ला, जे थों कदी रावी लग जावे। बहुत खूबसूरत आमना, यकीनन हमारी उम्मीद है कि सजाद अली साहब भी आपको सुन रहे होंगे जी। हमने कहा हम उम्मीद करते हैं कि सजाद अली साहब भी आपको सुन रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा आमना, सीखना है गाना, अब आप अपने अब्बू से तो सीखते हो, लेकिन अभी आप चाहते हो कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लो, क्योंकि आपकी माशाल्लाह आवाज है, टेक्सचर है, टैलेंट है, अब आप चाहते हो कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लो? मेरा ख्वाब है जी, मेरा ख्वाब है कि मैं एक छोटी सिंगर ही बन जाऊं, लेकिन बन जाऊं। अच्छा, यहाँ हम आपकी तरफ से एक प्ली करते हैं, हमारे ही शो पे इतने बड़े बड़े उस्ताद आए हैं who are always looking for raw talent, न्यू टैलेंट, और अब तो आपको पता है ऑनलाइन ज़माना है, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो प्लीज़ आमना को कांटेक्ट करें, एंड शी रियली नीड्स दैट सपोर्ट जी। मेरा उस्ताद है उस्ताद जान मोहम्मद काका है, मैं उनसे सीख रही हूँ, मिरपुर खास में उनका घर है। वंडरफुल, तो आप ये सिलसिला जारी रखिएगा। अच्छा, एक फरमाइश जो हमने जाते जाते आपसे पहले बता दिया था आपको अभी 10 मिनट पहले के, और आपने 10 मिनट में ही तैयारी कर ली। केसरिया बालम हम आपसे सुनना चाहते हैं और फिर आपको हम खुद हाफिज भी करेंगे। फिर उसके बाद मैं एक अपनी पसंद पे सॉन्ग गा सकती हूँ। कौन सा गाना है अपनी पसंद का? कौन सा गाना है ये बताओ पहले। वो खुदा और मोहब्बत ड्रामा चला है, उसका सॉन्ग है ना वो वाला। हाँ, वेरी नाइस। तो चलो उसी से शुरू करते हैं, फिर पहले वो सुना दो। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, पहले मैं केसरिया सुनाऊंगी। चलो ठीक है, छोटा छोटा रखना दोनों को ताकि फिर दोनों हो जाए, ठीक है? जी जी जी। केसरिया बालम आवो नी पधारो माँ
केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, बहुत ही आला, बहुत ही आला। और जल्दी से अपनी पसंद का जो आपने कहा था अभी वो भी सुना दो साथी जी। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम जाए, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम जाए, तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे, मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहाँ, कर सजदा एक खुदा को, पढ़ू कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत, कर सजदा एक खुदा को, पढ़ो कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। वेरी नाइस। साथ चलने वाले हमारे पास जरा टाइम जरा शॉर्ट हो रहा है, लेकिन आपने जबरदस्त गाया। आई एम सो राहत फतेह अली खान भी सोच रहे होंगे कि भाई ये आमना किधर छुपी हुई थी। जबरदस्त आमना, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ थी और जिस तरह के हमने अपने व्यूअर्स से वादा किया था, कल आप लोगों को इतनी पसंद आई आमना कि हमने कहा आज हम मुलाकात करवाएंगे। सो दिस इज़ आमना खान और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हम इनको सुनेंगे। इनकी आवाज़ में एक डिफरेंट टेक्सचर है, वो जो इलाकाई टेक्सचर होता है ना आपका, वो है विच इज़ इंडेयरिंग, विच इज़ ब्यूटीफुल, विच इज़ रेयर, क्योंकि वरना तो हम फोटो कॉपी बन जाते हैं ना एक दूसरे की। तो इनका बड़ा एक डिफरेंट किस्म का। आपको इनका कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद आया? हमें तो, मुझे तो वाई बड़ी पसंद आई। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये सॉन्ग। सो यूट्यूब चैनल है इनका आमना खान लिटिल सिंगर, उनको ज़रा सब्सक्राइब करें और इनका हौसला बढ़ाएं। और बहुत ही छोटे से गांव से इनका ताल्लुक़ है और वी नीड टू प्रमोट सच। अच्छा, कल जब वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को दावत दी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, तो फवाद चौधरी साहब कल जियो न्यूज़ पे ही एक्चुअली कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा तो जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, फिर नैब कवानीन में इस्लाहात की भी ज़रूरत है। और वो बड़े एग्जाम्पल्स भी कोट कर रहे थे जी। तो हम बात कर लेते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स की ही। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी एक बार फिर अदालती अहकामात पर गैर मुतमईन नज़र आ रहे हैं और टिकटॉक पर पाबंदी और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के फैसले पर फवाद चौधरी सख्त नाखुश नजर आए। वो एक बार फिर अदालती इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं। कहते हैं अदालती इस्लाहात ना की गई तो मुल्क कभी इक्तिसादी बहरान से बाहर नहीं निकल सकेगा। फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में जुडिशल एक्टिविज्म को अरबों डॉलर के नुकसान का जिम्मेदार भी ठहराया। अदालती इस्लाहात तो बहरहाल खुद हुकूमत को ही करनी है, मगर तमाम जमातों का इस मामले पर मुतफ़िका मौक़िफ़ लाजमी होगा और यही हम इस पर बात करेंगे। माहिर कानून साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ हैं। कादिर साहब, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर अदालती इस्लाहात, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की गई है, तो ये बात सिर्फ हुकूमत नहीं अदलिया की जानिब से भी आती रही है। किन इस्लाहात की फौरी ज़रूरत समझते हैं आप अदालती निज़ाम में? जी, मैं समझता हूँ कि अदलिया में इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है और फौरी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये जो आर्टिकल 184(3) है, इसके जो कंटूर्स हैं कि अदालत का जो दायरा इख्तियार है वो कितना है, इस वक्त इसको इतना वसीतर कर दिया गया है कि उसमें जो चंद जज साहिबान हैं वो इंतज़ामिया के डोमेन में या इंतज़ामिया की हदूद में चले जाते हैं और फिर मुकन्नना की भी मामलात जो हैं उनमें भी वो बीच में चले जाते हैं और जो इलेक्शन कमीशन के करने के मामलात हैं उनमें भी अदालतों की जो मदाखलत है या कुछ जजेस की नज़र आती है। और इसलिए ये जो 184(3) है, इसको तो मैं समझता हूँ कि इसकी इस तरह से इसमें तरमीम की जानी चाहिए
ताकि जजेस जो हैं वो जुडिशल पावर के अंदर रहें, एडजुडिकेशन तक रहें और वो मुकन्ना के मामलात में और इंतज़ामी अमूर में अपने आप को अलहदा रखें। साहब, एक तरफ हमने देखा है कि हर सियासी जमात अदालती इख्तियार पर सवाल उठाती है, लेकिन जब सियासी मुखालफिन के खिलाफ फैसले आए तो सबसे ज़्यादा खुशी भी यही मनाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। इसलिए क्या ये उम्मीद भी रखी जा सकती है कि इस्लाहात की जानिब कोई अमली कदम सियासी क़यादत की जानिब से उठाया जाएगा? ये आप बड़ा अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है, काफ़ी अरसा गुजर गया है और हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं वो काफ़ी उनमें मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी तकरीबन 50 साल से अब ज़्यादा का अरसा हो गया उनको सियासत में, और मुस्लिम लीग नून को भी 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया और PTI को 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। और बजाय इसके कि ये एक दूसरे को नीचा दिखा के एक दूसरे के ख़िलाफ़ अदालती केस करके और खुशी मनाएं और पार्लियामेंट को कमज़ोर करें और अदालतों को इतना मजबूत कर दें कि ख़ुद सारे अदालतों के ताबे हो जाएं, तो ये चीज़ जो है ये दुरुस्त नहीं है। तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की अब उनको मैच्योरिटी दिखानी है, उनको पार्लियामेंट को फ़ाल बनाना है, और अदलिया तो फ़ाल से भी ज़्यादा फ़ाल हो चुकी है, लेकिन पार्लियामेंट जो है उसको कम से कम फ़ाल करना ज़रूरी है और इंतज़ामी अमूर में किसी भी दूसरे ऑर्गन की मुदाखलत जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम जो हमारे सतून है पार्लियामेंट को फाल होने की ज़रूरत है, हर सतून को अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए काम सर अंजाम देने चाहिए। बहुत शुक्रिया। साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म की बेहतरीन तकरीर, उसकी तारीफ अपनी जगह, लेकिन साथ साथ कुछ अवामी ज़िंदगी के मसाइल भी हैं, हम और आप जैसे लोगों के मसाइल हैं। पेट्रोल की बात कर रहे हैं, जैसे कि लोड शेडिंग तो था ही, लेकिन नए माली साल के बजट के नफाज का सिलसिला शुरू हो गया और नए टैक्सेस के आवाम पर बोझ के असरात भी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होने लगे हैं। और हर टैक्स आपको बताया ना, गुज़श्ता 74 सालों से जितना पाकिस्तान में पेश किया जा रहा है वो होता टैक्स फ्री ही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे कि इस दफ़ा भी हुआ है, पेट्रोलियम कीमतें बढ़ गई हैं और पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर, डीजल 1 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। और अच्छा, और आप लोग ये सोच रहे होंगे ये कथा कहानी अब्दुल्ला सुना रहा है और मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ, मैं दुखी हूँ। मतलब ये मेरी दुखी की शक्ल है, बिकॉज एवरी टाइम मतलब कोई चीज़ हमारे यहाँ ऑनेस्टली कम नहीं होती, हमेशा ऊपर ही चीज़ें जाती हैं। दिस इज़ लाइक अ मेजर किस्म का, अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ है। आपको ये भी बता दें कि तेल और घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और उसके इजाफे की समरी भी तैयार कर ली गई है। आटे की कीमतें जो हैं वो मज़ीद बढ़ने का इशारा भी दिया जा चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात बिजली की कीमतों पर भी पड़ेंगे, तो लिहाजा पूरा वो डोमिनोज इफेक्ट जो है ना, बिजली की कीमतें, मुझे आप बताइए कि ओवर पास 2-3-4 इयर्स आपका बिजली का बिल डबल नहीं हो गया? मुझे तो एक साल में ही डबल लगा। आपको पता है कि मैंने अभी जो बिल पे किया है, आई विल नॉट से हाउ मच इट वाज, लेकिन जिस तरह इंसान के तोते नहीं उड़ जाते कंसिडरिंग कि बिजली कभी आती है कभी नहीं आती, और 2-3 लोग ही जिस घर में होंगे उसमें कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप कोई पहली दफा तो वो चीजें इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपने थ्रेशोल्ड रखा होता है, हाँ जी इतना आ जाएगा, और जब बिल आया है तो मैं हैरान था कि हुआ क्या है यहाँ पे। सो ये सब असरात अब हमें जिंदगी में महसूस होना शुरू हो गए हैं और महसूस हो रहे हैं, बट कहने का मतलब ये है कि ये थमने वाली बात नहीं है, ये ऊपर ही जा रही है सिर्फ। और जब कोई ये कहता है ना कि महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे, भाई जो चीज़ महंगी हो जाती है ना वो कम नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल कि वो कोई फल सब्जी हो। सो हम मिशाल से तो आपकी मुलाकात कराएंगे ही। हमारी लड़कियां आर सच हाई अचीवर्स, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। मतलब लिटरली हमें इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता, ढूंढना भी नहीं पड़ता अपने शो में इस किस्म के हाई अचीवर्स को लाने का। और ये बच्चियां मतलब, और बच्चे भी ऑफ कोर्स, लेकिन दे आर जस्ट यू नो स्प्राउटिंग आउट, सो मच टैलेंट। और ये बच्चियां तो टैलेंटेड हैं, इनमें इनके वालिदैन का बड़ा अहम किरदार होता है, क्योंकि अगर वालिदैन पर्टिकुलरली बाप अपनी बच्चियों को एम्पावर करे ना, और आई एम श्योर मिशाल के साथ भी यही कहानी है, इनके वालिद साहब इज अ वेरी फेमस वेल नोन फिजिशियन इनके बाद, हाँ, तो वो आई एम श्योर उनका भी किरदार होगा। लेकिन अब देखिए पिछले साल पिछले घंटे में हमने आमना से मुलाकात कराई जो अपने वालिद से उसने गाना सीखा, तो वो एक बच्ची है, एक मिशाल से भी हम कराएंगे। आवर गर्ल्स आर डूइंग रियली वेल माशाल्लाह। अच्छा, लेकिन पहले हम जरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट की भी बात कर ले। लाहौर धमाके की चंद घंटों के अंदर मुकम्मल तफ्तीश और मुजरिमों का सुराग लगाने में सेफ सिटी कैमरास जो हैं वो बड़े मददगार साबित हुए हैं। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में सेफ सिटी कैमरों की अहमियत का
एतराफ़ IG पंजाब ने भी किया है। इस्लामाबाद और लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट कई बरसों से ज़बरदस्त काम और बेहतरीन नताइज दे रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मेगा सिटी कराची में सेफ सिटी मंसूबे पर अमल दरामद कई बरसों से मुसलसल ताखीर का शिकार है। डजंट सरप्राइज मी। वैसे इस्लामाबाद में आई वंडर कि कोई बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि जितने वाक़यात एटलीस्ट जर्नलिस्टों के साथ हुए हैं इस्लामाबाद में, सेफ सिटी कोई काम नहीं आया। खैर लाहौर में आया और बड़ी अच्छी बात है कि काम आया। सिंध हुकूमत सेफ सिटी मंसूबे के लिए कई बार ऐलानात करती रही, लेकिन अमली तौर पर कोई बड़ी पेशरफ नहीं हो सकी है। और आज हाल ये है कि मंसूबे की लागत 10 अरब से बढ़कर 30 अरब तक जा पहुंची है। जो काम हो ही नहीं रहा वो बढ़ता चला जा रहा है, महंगा तरीन होता चला जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 30 अरब रुपए की लागत से सेफ सिटी मंसूबा शुरू करने की मंजूरी भी दी, मगर काम फिर भी आगे नहीं बढ़ सका। करोड़ों आबादी वाले शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने और स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए सेफ सिटी कैमरे नागुज़ीर हैं। वक्त आ गया है कि कराची में भी संजीदगी से कुछ किया जाए। इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। जौहर टाउन धमाके लाहौर की बात हो रही है। लाहौर सेफ सिटी कैमरों की वजह से बड़ी जल्दी पुलिस मुजरमों तक पहुंच गई। इन कैमरों का फ़ायदा हमें तो नज़र बड़ी वाज़े है कि नज़र आ रहा है। क्या सिंध हुकूमत भी देख रही है कि कितना एडवांटेज है अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए इस चीज़ की? मैं समझता हूँ ये सेफ सिटी जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इम्पोर्टेंट है और मॉडर्न पुलिसिंग के लिए आपको इन कैमरेज की ज़रूरत होती है ताकि सर्विलेंस भी हो सके और इन्वेस्टिगेशन में भी आपकी मदद हो सके। इसकी इम्पोर्टेंस को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और माजी में उसको इस प्रोजेक्ट को कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से, कुछ वेरियस वजूहात की वजह से उस तरीके से सिंध गवर्नमेंट प्रोसीड नहीं कर पाई, लेकिन अब जो है बड़ा तेज़ी के साथ इस हवाले से काम हो रहा है। जो कानून साजी होने की ज़रूरत थी सेफ सिटी कैमरास के लिए वो कानून साजी सिंध गवर्नमेंट ने कर दी है। जो टेक्निकल तमाम इवैल्यूएशन होने की ज़रूरत थी वो भी हो चुकी है। और मैं समझता हूँ ये मौजूदा माली साल है, इसमें तकरीबन 8 अरब रुपए मुख्तस भी किए गए हैं कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए। और अगले चंद माह में मैं समझता हूँ इसके ऊपर ऑन ग्राउंड आपको काम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा मुर्तज़ा, आपने फिर यही बातें की हैं और ये बातें ऐसा नहीं है कि पहली बार की जा रही हों। अब कोई 10-12 साल पहले से कराची को सेफ सिटी बनाने की बात होती रही है, मुख्तलिफ वादे होते रहे हैं, लेकिन अवल हमने देखा है कि नहीं हो सका। और वही जो बात है ना कि लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाता है, फिर लोग क्यों आपकी बात पर यकीन करें? क्या बुनियादी वजूहात रही हैं कि काम हो रहा है, काम तेज़ी से होगा? बस यही बातें हैं जो हम अरसा दराज से सुनते आए हैं। बहुत सारी वजूहात हैं। मैं तमाम ऑफिशियल चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आई अनफॉर्चुनेटली, और मैं माफ़ी चाहता हूँ बहैसियत तर्जुमान सिंध हुकूमत के कि हम माजी में इस मामले को उस तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन हैविंग सेड दैट हमें फ्यूचर का सोचना चाहिए, मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। और अब जो काम हो रहा है इसके ऊपर वो बड़ा संजीदगी के साथ हो रहा है और बड़ी मजीद पेशरफ्त हुई है। और मैंने आपको बताया कि कानून साजी भी हो गई है, पैसे भी मुख्तस कर दिए गए और जो टेक्निकल इवैल्यूएशन है, बिडिंग प्रोसेस है इसका, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आइंदा चंद माह में आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ऑन ग्राउंड इसके ऊपर काम हो रहा होगा। अच्छा मुर्तज़ा, फाइनली कराची को सेफ सिटी बनाना यकीनन दीगर शहरों से ज़्यादा मुश्किल काम होगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन ये काम किसी को तो ऑब्वियसली करना है। तो कब तक उम्मीद रखें कि इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त होगी और आप लोग ये काम ज़रूर मुकम्मल करेंगे? आइंदा चंद माह में आप देखेंगे कि ऑन ग्राउंड आपको काम होता हुआ नजर आएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो 3 हैं इस हवाले से। नंबर 1 कानून साजी, वो सिंध हुकूमत ने कर ली। नंबर 2 पैसों की एलोकेशन, वो बजट में सिंध हुकूमत ने मंजूर करा लिए। और तीसरी चीज़ है कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आएगा उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए, उसका जो एक ट्रांसपेरेंट अंदाज से प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसको परसू कर लिया जाए। तो तमाम चीज़ें जो प्रोक्योरमेंट के हवाले से हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक टेक्निकल टीम उसकी जो पुलिस की है उसको लुक आफ्टर भी कर रही है, उसको मॉनिटर कर रही है। तो इंशाल्लाह चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि ये चीज़ ऑन ग्राउंड आपको होते हुए नजर आएगी। और मैं बिल्कुल माजी की जो तल्ख तजुर्बा है उसके हवाले से माजरत चाहूँगा और आपको इस बात की यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि इस माली साल में इंशाल्लाह इसके ऊपर आप ऑन ग्राउंड काम होते हुए भी देखेंगे और जो सक्सेसफुल तरीके से होना चाहिए उस काम को भी होते हुए देखेंगे।
चलें, अभी बड़े ज़र्फ़ की बात होती है कि कोई अपनी कोताही तस्लीम करे और उस पर माजरत करे। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हम चंद हफ्तों बाद आपको दोबारा तंग करेंगे क्योंकि आपने कहा चंद हफ्तों बाद इस पर काम होता हुआ नजर आएगा। एक्चुअली हमारा काम है कि आप लोगों को बस याद दिलाते रहना, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें जब वादे हो चुके हो ना और थिंग्स आर इन प्लेस, तो उनको प्रॉपर मुकम्मल ज़रूर होना चाहिए। अच्छा जी, अब वी हैव अ गेस्ट फॉर यू, जिनकी हम ऑलरेडी तारीफ़ भी कर रहे थे, और इतनी हाई अचीविंग हमारी लड़कियां हैं। तो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए पाकिस्तानी नौजवानों की खिदमात को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है, और काफ़ी अरसे से ये सिलसिला जो है ये शुरू हुआ है। समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली पाकिस्तानी निजात तालिबा मिशाल आमिर को डायना अवार्ड से नवाजा गया है, और द डायना अवार्ड नौजवानों को मुतासिर कुन समाजी खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। एंड कैन आई जस्ट रिमाइंड यू हेयर कि पिछले 1-2 सालों में हमारे पाकिस्तानी बच्चों ने इस अवार्ड में बड़ा नाम कमाया है, जैसे कि नबीला अब्बास भी हमारे पास आई थी डेरा गाजी खान से, उनको भी डायना अवार्ड जो था। अच्छा, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल करने वाली मिशाल पाकिस्तान के दही इलाकों में ख़वातीन और बच्चों की तालीम के लिए सरगर्म हैं। गैर मामूली फलाही सरगर्मियों के बदले में मिशाल कई एजाज़ात अपने नाम कर चुकी हैं, और छोटी सी उम्र में फलाही खिदमात का बड़ा अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया है। सो हम इनसे आपकी मुलाकात ही करा देते हैं। मिशाल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा कि माशाल्लाह आप हाई अचीवर हैं जहाँ तक डिग्रीज़ और एजुकेशन का सवाल है, लेकिन ये जज्बा खिदमत करने का, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने का, लोगों के काम आने का, ये किस तरह से डेवलप होता है, और आपने कहाँ कहाँ सर्व किया कि आपको इतना बड़ा अवार्ड मिल गया फिर? Assalamu alaikum ji, thank you for having me and for the very kind words. Well, from a very young age, I was aware that people were capable and they had the ability, especially in Pakistan, but there was strong limitations on what they were able to do. For example, I heard of the APS school shooting when I was studying law in the UK, and I came immediately to Lady Reading Hospital in Peshawar to meet with the survivors and encourage them and motivate them to continue with their studies. I think what this horrible incident shows us is that it's such a simple act, a child trying to go to school to make the first steps in bettering their future, but for some people it's really such a battle. So when I went back to the UK, I had this awareness and I tried to raise funds for other children who are wanting to achieve education but had limitations. I've also worked in America and Korea and The Hague, and what unites all these efforts is just equality and trying to give it to everyone, sustain it, and fairness of opportunity. Mashal, we are going to translate that a little bit for our viewers here. और मशाल का भी बिल्कुल यही बात है कि जब आप कुछ अपनी देखते हैं ना, कुछ सुनते हैं, तो फिर आपका दिल मायल होता है पब्लिक सर्विस के लिए भी और लोगों की मदद करने के लिए भी। जैसे मशाल ने जब APS पे जो हमला हुआ पेशावर में वो देखा, तो ये फिर वहाँ से आई, ये UK में रहती थी, ये वहाँ से आई और इन्होंने खुद मुलाकात की वहाँ जो मुतासिर सर्वाइवर बच्चे थे, और फिर उनकी आवाज़ बन के बहुत और मुल्कों में भी इन्होंने बातें की और एक मुहिम की। मशाल, what exactly did this Diana Award management see? What kind of work were they looking for, and then they spotted you, and of course you got this award? Well, I think they were looking at people who reflected the legacy of the late Princess Diana, small acts of kindness which can actually change the world. I hope that that's what I was able to portray in the various projects I was undertaking. Like right now I'm working with transgender rights in Pakistan. The late Princess Diana, she raised awareness of the danger of mines. She challenged stigma against AIDS just by shaking people's hands. So I hope that these things raised awareness. All right, Mishal, you've also worked across the Pak-Afghan border. Yes, बताना भी चाहिए कि ये इनका क्या कहना है। डायना अवार्ड आपको ये तो पता ही होगा कि प्रिंसेस डायना के नाम से ही है, और ख़ासतौर पे क्योंकि उनकी इतनी खिदमत थी इंसानियत के लिए, तो वो जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं इंडिविजुअल्स में कि कौन मदद कर रहा है कौन नहीं। और ख़ासतौर पे मिशाल ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए पाकिस्तान में भी बहुत काम कर रही हैं। इससे पहले मिशाल हमने देखा है, हमने पढ़ा कि आपने पाक-अफगान बॉर्डर के करीब जो फैमिलीज़ रहती हैं उनके बच्चों के साथ उनकी ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए काम किया। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या ये लोग रिसेप्टिव होते हैं? आर दे विलिंग टू लिसन टू यू? क्योंकि बड़े मुश्किल हालात भी हो सकते हैं। एक्सेप्ट गुड चेंज, ये भी एक है बात। Of course, I mean, these women are so capable, they're so talented. Right now I'm working in the Charsadda region,
And what I'm trying to do is equip them with economic skills, especially women who might be widows. If they learn how to sew, for example, then they can work from the comfort of their home, which is safer for them, and they can afford to send their children to school instead of begging on the streets. So people are very receptive to trying to make their life better. We just need to work together to provide them that opportunity. And how do you help them provide this opportunity? I'm sure a lot of these women know how to sew. So how do you help them? Do you tell them how to market their products? क्या करती हैं आप? Well, unfortunately, a lot of these women really struggle. They actually don't have the basic economic skills, so they're dependent on a male figure. If that male figure passes away or is no longer there, they do need these skills. So what we do is provide them with sewing machines and kind of group seminars where we teach them basic skills, how to buy cloth, how to make bed linens, which they can sell in the major cities in Pakistan, and that helps them generate an income. And they are very receptive and they're very quick to learn and engaging. So I'm glad that that's helped them financially as well as independently. अच्छा, मिसाल की बातों से बिल्कुल ये समझ आ रहा है कि कभी-कभार हम समझते हैं ना कि बेसिक स्किल्स वगैरह तो थोड़ी बहुत तो होंगी, लेकिन जब लोगों को मदद करना होता है तो आपको लिटरली जीरो से स्टार्ट करना होता है। आपको उनको दिमाग में एक कॉन्फिडेंस भी देना होता है कि आप कर सकते हैं। मतलब बात यहाँ से शुरू हो रही है कि पहले तो आप उनको दिमागी तौर पे एम्पावर करते हैं और उसके बाद जो भी स्किल सेट्स वगैरह है वो सिखाना तो दूसरी बात हो जाती है। फाइनली मिशाल, व्हाट डज दिस अवार्ड मीन टू यू एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर? आई एम श्योर आफ्टर हैविंग सो मच experience in dealing with people in distress, what do you plan to do with your life? What's your main goal? Well, this award means the capability of the Pakistani youth. That's carry on Princess Diana's legacy. What the trust to empower women and हमारा राब्ता थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। थैंक यू मिशाल एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग। बिल्कुल, आपको ये अवार्ड मिला है और हमें तो इसलिए खुशी होती है कि अब हमें पता चल गया कि हमारी 2 बच्चियां जो हैं वो मशहूर हो चुकी हैं इस वजह से, क्योंकि कितना दर्द होता है दिल में जब आपका दिल चाहता है कि आप लोगों की मदद करें और उसके लिए फिर आप एक्नॉलेज किए जाएं आपकी एफर्ट्स, व्हिच इज अमेजिंग। अब ये जैसे बहुत इन्होंने ज़िंदगी का मेजर हिस्सा बाहर ही गुजारा, पाकिस्तान से बाहर, वहीं तालीम हासिल की, वहीं इनकी फैमिली थी, लेकिन दिल इधर ही है। अच्छा, और बहुत से लोग होते हैं कि जो बाद में जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स की मैंने एक बहुत बड़ी तादाद देखी जो बाद में USA मिली और बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो पास करके या तो बरतानिया जाते हैं या अमरीका जाते हैं, और इनमें से एक तबका ऐसा है जो वापस कभी पलट कर नहीं देखता, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ना सिर्फ पलट कर देखता है बल्कि यहाँ पर बाकायदा इंसानियत की खिदमत करने के लिए वापस आता है। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करने के लिए वापस आते हैं और अमेरिका में बड़े बड़े नाम हैं इन लोगों के। इनफैक्ट आई वुड से कम वो लोग हैं जो मुड़ के वापस नहीं देखते, ज्यादातर वही होते हैं जिनका दिल इधर ही फंसा होता है, देन व्हाटएवर दे वांट टू डू, जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ तो जस्टिफाई करते हैं। अच्छा, लेकिन वापस ना आने वाले मुझे समझ नहीं आता कि दिल इधर ना भी फंसा हो तो आप में थोड़ा सा सेंस ऑफ, अगर आप में थोड़ा सा भी दिल रखते हैं कि जिस मुल्क ने आपको पढ़ाया लिखाया, सरकारी खर्च के ऊपर डॉक्टर बना दिया, सरकार आप प्राइवेटली मेडिकल करते तो आपको पता ही है कि कितने पैसे लगते हैं। ये सारे किंग एडवर्ड डा और ये सरकारी खर्च का इंसान हर किस्म का बंदा होता है अब्दुल्ला, कुछ लोगों को नहीं होता है, हैरानी होती है, लेकिन वो भी कोई इतने बुरे लोग नहीं होते, दे आर जस्ट बिजी विद देयर ओन लाइव्स। मतलब हम उनको बिल्कुल ही उस कॉर्नर में नहीं डाल सके बैड पीपल के आपने मुड़ के नहीं देखा, इट्स ओके, दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। हां, बट हम एनकरेज कर सकते हैं कि प्लीज अपनी जिंदगी में कभी टाइम निकाल के ट्राई टू गिव बैक टू योर कंट्री एज वेल। बेशक, बिल्कुल 100% आई एग्री विद यू। में आगाही और सख्त कवानीन के बाद पाकिस्तान में तेजाब गर्दी के वाकयात कम होते नजर आ रहे हैं। बड़ी हौसला अफजा बात है, और ये जो कम होते हैं वाकयात इसमें आगाही, शऊर, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, पब्लिक सर्विस मैसेजेस बड़ा अहम, और सजाएं बड़ा डिटरेंट क्रिएट करती हैं और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो आदाद शुमार जी बता रहे हैं तेजाब गर्दी के वाकयात मुसलसल कम हो रहे हैं और साल 2014 से तेजाब गर्दी के वाकयात में 85%, which is a huge percentage, बहुत ह्यूज परसेंटेज है। ये 85% कमी आ चुकी है और इस अहम मसले को उजागर करने के लिए तेजाब गर्दी के मौजू पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्रीज और ड्रामों के
सोसाइटी पर ऑब्वियसली मुस्बत असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं अब्दुल्ला, जिस तरह आप ही कह रहे थे। और इस इंसानियत सोच जुर्म के मुकम्मल खात्मे तक हुकूमत समेत सबको अपना किरदार जारी रखना होगा। और कुछ लोग हैं उन्होंने तो इसका बीड़ा उठाया हुआ है कि जी लोगों को आगाही देनी है और इसी के अगेंस्ट मतलब है कि 10 साल पहले की बात है, मुसर्रत मिसबाह स्माइल अगेन फाउंडेशन से दर्जनों लड़कियों को लेके बैठी होती थी और दिल हौल जाते थे उनकी कहानियां सुनकर और उनसे मुलाकात करके। कहानियां तो खैर अभी बहुत ही दिल हिला देने वाली हैं और आपको मिलवा रहे हैं अभी तेजाब गर्दी का शिकार होने वालों की तंजीम एसिड सर्वाइवर्स फाउंडेशन की चेयरपर्सन वैलरी खान हमारे साथ हैं। वैलरी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वैलरी, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, जो आदादो शुमार हमारे सामने आ रहे हैं 85% अभी हम बता रहे हैं कि कमी आई है, इसमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में तेजाब गर्दी के वाक़यात में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी जल्दी से कमी देखने में आ रही है। तो चंद साल पहले तक हालात कितने ख़राब थे और अब क्या तब्दीली आई है, इसको आप किस तरह देखती हैं? जी बेसिकली जब हम लोग ने दादुशुमार को देखा 2014 में, तकरीबन एक साल के अंदर 125 केस था, 150 सॉरी केस था। अभी वो वी नोटिस अ डिक्रीज ऑफ 80%, 80% से कम हो गया तेजाब गर्दी। तो वाकई पाकिस्तान के लिए एक सक्सेस स्टोरी का है। वो सक्सेस स्टोरी पाकिस्तान ने सीडो कमेटी के सामने शेयर किया और EU पार्लियामेंट में ये भी शेयर हो गया। तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इस जिनसी तशद्दुद ख़त्म करने के लिए माशाल्लाह हम लोग काफ़ी अच्छी वाला काम किया। वंडरफुल। आप कह रही हैं कि 2014 में 150 केसेस थे और अब बहुत कम हैं, तो 85% डिक्रीज इज़ इंडीड ए कंसिडरेबल डिक्रीज। और आपको पता है जब इस बारे में मुहिम चली थी तो उसके बाद सख्त कानून साजी भी हुई थी, बिल्कुल, और उसका भी नतीजा हो सकता है, कुछ डिटरेंट पैदा हो, तो इसलिए अच्छा वैलरी, आपसे जानना चाहते हैं कि एक तासुर ये कि तेजाब फेंकने के वाक़यात की जो कवरेज हुई उस पर मीडिया में बात हुई, फिल्में बनी, इससे आगाही पैदा हुई और आगाही क्या पैदा हुई, इस पर बाकायदा कानून साजी हुई। इसी आगाही मुहिम के नतीजे में शऊर आया और इसलिए वाक़यात किसी हद तक कंट्रोल हुए हैं। वुड यू एग्री टू दिस? मुझे लग रहा है मीडिया का रोल ज़रूर होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बेसिकली अंडरलाइन करने पड़ेगा कि इस फिल्म के से पहले बहुत आगाही आ गया, जो कि हमेशा सिविल सोसाइटी की तरफ से और पार्लियामेंटेरियन की तरफ से और उस वक्त नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की तरफ से बहुत हिम्मत हो गया। तो मिलकर वो तीनों इदारा, स्टेट, हुकूमत, जुडिशरी, सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने इतनी आगाही दिया कि वो 2011 में एक कानून पास हो गया। तो जो फिल्म बनाई है उस हिम्मत के साथ एडिशनल वैल्यू दिया, लेकिन मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि सिर्फ मीडिया के वजूहत से नहीं, एक फ़िल्म के वजूहत से नहीं, लेकिन सब मिलकर ताउन के वजूहत से कानून पास करने के बाद बहुत ज़्यादा वर्कशॉप हो गया, पुलिस ट्रेन करने के लिए, कम्युनिटी के साथ आगाही देने के लिए, और इसी वजह काफ़ी ग्रेट एग्जाम्पल वैलरी के जब सारे स्टेक होल्डर्स हर कोई साथ आके काम करे किसी चीज़ के लिए जिसमें कानून साजी भी हो, सिविल सोसाइटी के लोग भी हो, मीडिया भी मदद कर रहे हो, तो फिर ज़्यादा जल्दी से चीज़ें जो हैं वो बदल सकती हैं। सो यू राइटली पॉइंटेड आउट। अच्छा, हम बात तो पाकिस्तान की कर रहे हैं, लेकिन तेजाब गर्दी पाकिस्तान ही नहीं मगरबी ममालिक में भी बहुत आम है। तो वैलरी, आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है कि इन वाक़यात का मुकम्मल, अगर बिल्कुल ही कहें ना कि अब होता ही नहीं है, मुकम्मल खात्मा कहीं भी हमने नहीं देखा, क्यों? मेरा ख्याल है ख़त्म करने का हो सकता है, डिपेंड करती है कि किस एक्सटेंट हो रहा है ना। हम लोगों ने कहा कि जब आप इदाद शुमार को देख रहे हैं, हाल क्या है, जब आपके सामने एक तशद्दुद है जो कि 150 केसेस है हर साल में, शायद ज़्यादा होंगे, लेकिन इतने भी बड़ा फेनोमेनन भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि मगरब में फ़िलहाल आज तक पाकिस्तान की तरह से ताउन उन्होंने नहीं बना दिया इस तशद्दुद ख़त्म करने के लिए। तो मेरा ख्याल है द पाकिस्तानी मॉडल could be presented internationally इस किस्म के तशद्दुद ख़त्म करने के लिए कि ताउन कैसे बनाते हैं, आगाही कैसे देते हैं, और फिर कम्युनिटी लेवल पे कैसे सोशल डिसअप्रूवल बनाने पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि पैट्रियार्की की वजह से, ताबूज़ की वजह से, माइंडसेट की वजह से लोग करते हैं कि ये मेरे हक है और मैं
सज़ा दे सकती हूँ जब मेरे साथ शादी नहीं मांग रही है, इस किस्म के चीज़ ना। तो ये सारी चीज़ ख़त्म करने के लिए बग़ैर सिविल सोसाइटी, स्टेट, पुलिस और मीडिया और बग़ैर स्टेक होल्डर्स की ताउन वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। वंडरफुल, थैंक यू। और आपने बड़ी मुख्तसर वक्त में हमें बड़े अच्छे से समझा दिया कि हमारा एक कामयाब मॉडल है और हम ये कामयाब मॉडल पूरी दुनिया में प्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा कांस्टेंट डिक्रीज एक आया है इन एसिड थ्रोइंग इंसिडेंट्स। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जिस तरह वेलरी कह भी रही थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारा ज़रा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहा है और हमने इसको बड़ी अच्छी तरह टैकल किया है, काम किया तो हल भी निकला। बिल्कुल, बाकी मुल्कों में कानून साजी नहीं है इस पे, एंड मे बी दे कैन लर्न फ्रॉम अस अगर ये काम करना है। Thank you so much, Valerie, and for all your contribution as well in curbing this कि बहुत ही खतरनाक किस्म का क्राइम है। इसलिए हम मूड भी चेंज करेंगे और बेहतरीन बात क्या कर सकते हैं, क्रिकेट। जनाब, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड की तैयारियों में मसरूफ़ है, ज़ोर शोर से मसरूफ़ है और इस सिलसिले में कौमी क्रिकेट टीम ने मुसलसल तीसरे दिन ट्रेनिंग की है और कौमी स्क्वाड की रैपिड कोविड-19 टेस्टिंग भी की गई है और तमाम के नताइज नेगेटिव आए हैं। डर्बी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैंप में आज इंटर स्क्वाड मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला मैच होगा 8 जुलाई को। बिल्कुल, और एक अच्छी खबर ये भी सामने आई है कि लॉर्ड्स में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले दूसरे वनडे को तमाशाइयों या स्पेक्टेटर्स की पूरी तादाद देख सकेगी। हाउ ऑसम इज दैट। लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशखबरी एक और है मेरे पास। आपको पता है ना कि जब विमेन क्रिकेटर्स आ जाए ऑन द सीन तो वो मेरा ज़्यादा मुझे खुशी होती है और मज़ा भी आता है आप लोगों को बताने में। तो पाकिस्तानी वुमेन्स टीम की बॉलर निदा डार, आपको पता है बड़ी मशहूर हैं, निदा डार T20 में 100 विकेटें लेने वाली पहली पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गई हैं। वंडरफुल जी, कंग्रेचुलेशंस निदा। पाकिस्तानी और दुनिया की 5वीं खातून क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये एहसास हासिल किया है। गुजरावाला भाई, क्या आप गुजर खान पहुंच गए थे? हाँ, मैं गुजर खान पहुंच गया। गुजरावाला से इनका ताल्लुक है। ऑफ स्पिनर निदा डार ने वेस्ट इंडीज़ की डॉटन है, इनको आउट करके ये एजाज़ अपने नाम किया, छीन लिया है। लेकिन कौमी टीम ये मैच 10 रन से हार गई। बेसिकली जिस मैच में ये एजाज़ इन्होंने अपने नाम किया, वेस्ट इंडीज़ की खवातीन ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तानी वुमेन टीम 6 विकेटों पर 126 रन बना सकी। तो उनका वेस्ट इंडीज़ के साथ दौरा चल रहा है हमारी वुमेन क्रिकेट टीम का और उधर इंग्लैंड के टूर में तैयारियां कर रहे हैं लड़के। निदा को सुना भी दे भाई, उनकी अचीवमेंट है, 100 विकेटें उन्होंने लिए, उनको भी सुन ले। यही सोचा था कि मैं अपने 100 विकेट्स लेके करूँगी इंशाल्लाह इन्हीं T20s में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये मैच उस कंडीशन में ख़त्म नहीं हुआ एक्चुअली जिसमें हम चाह रहे थे। लेकिन फॉर द नेक्स्ट टाइम जो भी नेक्स्ट मैचेस आएंगे इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि मैं पाकिस्तान को मैचेस जितवाऊँ। ज़बरदस्त। यस, ये तो सैडनेस थी कि मैच हार गए, लेकिन आपकी ज़बरदस्त अचीवमेंट है और मौसम बहुत ही अच्छा था आपके पीछे। वैसे भाई आपको किस बात पे एतराज़ हो रहा था वैसे अभी ब्रेक में? अच्छा, ठीक है, अच्छा सही है। कोई और खबरें ये भी वैसे काबिल एतराज़ी बात है। हो सकता है कि आपने क्या कह रही हैं? अच्छा, जनाब, पेंटिंग चोरी, हीरे चोरी और इस तरह की कहानियां पढ़ी और इनफैक्ट लूपिन एक फिल्म भी आई हुई है, आपको पता है ना, नेटफ्लिक्स पे। That is so true and good आपने बताया, क्योंकि जो अभी चोरी की हम बात करें, ऐसी चोरी हमने पहले कभी सुनी नहीं, लेकिन ये हुई है। गरीब सी चोरी है वैसे से। तो ये हुई है जी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये चोरी हुई है और इसकी मिसाल मिलने से मुश्किल है। हुआ क्या, आपको ये भी बता दें, अनोखी चोरी है इटली के सफारत खाने में, यानी एम्बेसी में, इटालियन एम्बेसी में, जहाँ चोर लॉकर से 1000 शेंजन वीजा स्टिकर्स चुरा कर ले गया। कमाल नहीं है वैसे? मतलब कि जो आपका जो वीजा लगता है ना, जब आपको वीजा मिल जाता है बड़ी खुशी होती है, तो वो होता क्या है, वो एक ऑथेंटिक स्टिकर होता है जो आपके पासपोर्ट पे लगाया जाता है, which proves क्या उस पे स्टैंपें होंगी बस, वो तो जिससे स्टिकर चुरा, मगर ये सिस्टम में भी तो अपलोड होता होगा ना सारा कुछ, ऑनलाइन सिस्टम में। पहला काम था उसको चोरी करना, उस बंदे ने कर लिया। अब उसके बाद उसका क्या प्लान है ये वो खुद ही जाने। अब सफारत खाने के महफूज इमारत से करोड़ों मालियत के स्टिकर्स चोरी होना यकीनन हैरान कुन है। मालियत तो इनकी छोड़ी, ये स्ट्रेटेजिक चोरी है बाय द वे। और वजारत खारजा ने चोरी होने वाले स्टिकर्स, वीज़ा स्टिकर्स के नंबर से वजारत दाखिला को आगाह कर दिया है कि यहाँ से ये इतने नंबर से इतने नंबर तक अगर कोई पासपोर्ट स्टिकर चिपका के आए तो उसको ना जाने लगे। अब अतालवी सफारत खाना मामले खुद भी तहकीकात कर रहा है। शेंजन वीज़े से एक वीज़े पर 26 ममालिक का सफ़र किया जा सकता है। चोरी शुदा वीज़ा स्टिकर्स तलाश करने का टास्क
FIA को दिया गया है, जो बहरहाल एक बड़ा चैलेंज है। आई वंडर कि ये किसी कोई बैरूनी शख्स तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इनसाइड जॉब है 100%। एम्बेसी के अंदर घुसना पड़ जाए तो आपको मतलब सालों तो इसी बात में लग जाएंगे कि कोई कांटेक्ट हो आपका और फिर आप जाएं, तो इस तरह आसानी जिससे नहीं हो सकता। ये इनसाइड जॉब है। और वैसे तो 26 ममालिक शेंजन वीज़ा से आपको मिल जाते हैं, लेकिन जब आपका शेंजन वीज़ा लगा होता है ना, तो उसकी वजह से आपके और बड़े वीज़ा लग सकते हैं, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रगून शाह हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ज़रगून शाह, एक एम्बेसी से इस तरह 1000 वीज़ा टिकट गायब हो जाना बड़ी अनोखी सी बात है। अब तक कुछ पता चला है कि ये किस तरह हुआ है? हमें लग रहा है इनसाइड जॉब है, लेकिन एम्बेसी वालों को शक किस पे है? जी बिल्कुल, ये तो एम्बेसी के अंदर के किसी इनसाइडर का हाथ है। जब तक किसी इनसाइडर की ये एक्टिविटी ना हो तो कोई बंदा बाहर से नहीं जा सकता, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से जो वजारत ख़ारजा को ख़त लिखा गया है, उस ख़त में ये कहा गया है कि एम्बेसी का जो लॉकर रूम है वहाँ से ये 1000 शेंजन वीज़ा स्टिकर्स जो हैं वो चोरी हो गए हैं। तो लॉकर रूम तो बज़ाहिर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी जगह है जहाँ कोई और बंदा दाखिल नहीं हो सकता, तो ये एम्बेसी के अंदर के ही किसी बंदे का ये एक्टिविटी है। और इस पे एम्बेसी ख़ुद भी तहकीकात कर रही है कि ये कैसे हुआ। और इसी तरह वजारत ख़ारजा ने आगे FIA और वजारत दाखिला को भी ये कहा है कि आप भी अपने तौर पे ये जो 1000 वीज़ा स्टिकर्स हैं, जिनमें 750 की एक कैटेगरी है, उसकी सीरियल नंबर है, दूसरे की 250 की दूसरी सीरियल नंबर है, वो उनको इंटीमेट कर दिए गए हैं कि इन पे आप एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स जो भी हैं पाकिस्तान के, उन पे नज़र रखें और इनको ट्रैक करें, और अपनी एक्टिविटी के बारे में जो भी आप इसको ट्रैक कर सकें और बंदे पकड़े जाएं तो इसी वजारत ख़ारजा को आप वापस इतला करें। अच्छा, अब ये सारी कोशिश तो हो रही है ज़रगून शाह साहब, अब ये स्टिकर्स गायब हैं, लेकिन जाहिर है कि स्टिकर तो नहीं लगता सिर्फ, इस पर कुछ स्टैम्प्स वगैरह होती हैं, एक्सपायरी डेट्स होती हैं, डेटा एंट्री सिस्टम में होती है, ये सब कुछ होना लाजमी है तभी कोई भी ट्रैवल कर सकेगा, या फिर अभी भी एम्बेसी को शक है कि इन स्टिकर की मदद से लोग बैरून मुल्क सफ़र करने की कोशिश कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ स्टिकर लगने से ये क्लियर नहीं होता, और ना ये कोई इजाज़तनामा है कि जी स्टिकर लग गया तो आप शेंजन का, ये यूरोपीय यूनियन का आप सफ़र कर सकेंगे। स्टिकर पे और भी कई चीज़ें होती हैं, शायद उस पर तस्वीर भी होती है उस पर, और पूरा जिस बंदे के हवाले से ये स्टिकर लगता है उस पर उसके पूरे फिर पार्टिकुलर्स आ जाते हैं। तो उस हवाले से तो ये बिल्कुल नामुमकिन है आज के दौर में कि किसी को अगर कोई चोरी शुदा स्टिकर मिल जाए और वो अपने पासपोर्ट पे उसे लगवा के शेंजन रीजन का सफ़र कर सके, ऐसा नहीं है। उसके और उसका सारा डेटा जो है उस बंदे का आगे कन्वे होता है, तब जाके वो सफ़र कर सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसका फ़ायदा सिर्फ जो जिस बंदे ने ये चोरी का स्टिकर लगाया उसको उस सूरत में हो सकता है कि अगर वो शेंजन का सफ़र ना करे लेकिन किसी और मुल्क का करे जो शेंजन के इर्द गिर्द हो, या किसी पे थोड़ा सा इम्प्रेशन या अपना रोब डालने के लिए वो करे कि ये देखें जी मेरे पास जो है वो शेंजन वीज़ा लगा हुआ है, तो शायद उसको कोई और मुल्क जो है वो मुतासर होकर दे सके। चोरी शुदा स्टिकर का फिर जो है ये सारा उनके सेंट्रल सिस्टम में ये सारा पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, तो लगा हुआ भी अगर किसी का हो तो वो कैंसिल तस्वर होगा। तो ये सारे जो सीरियल नंबर उन्होंने दिए हैं ये सारे अब कैंसिल तस्वर होंगे। बॉटम लाइन ये है कि वो जो स्टिकर्स चोरी हुए उनसे कोई ट्रैवल करने का उस किस्म का तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन एम्बेरसमेंट ज़रूर है इवन टू द इटालियन एम्बेसी कि भाई किस तरह हमारे लॉकर से चीज़ें चोरी हो गई। It says more about how things are being done over there than anything else. करने के लिए basically हाँ, basically वरना इस तरह कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता उन स्टिकर्स को। या फिर किसी ने चोरी होना बहुत बड़ी चीज़ है। सोचा कि ये मैं स्टिकर इस्तेमाल करूंगा, और मगर स्टिकर चोरी करना भी तो कितना मुश्किल काम होगा। आप इटालियन एम्बेसी के लॉकर में घर में घुस के लॉकर खोल के कोई चीज कोई ले जाए तो कोई बाहर से तो नहीं उड़ता आया था ना, वो घर में ही था। तो खैर बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है, डेफिनेटली इसका पता भी चल जाएगा जल्दी। एक और सर्वे आ गया जी, और ये जर्मनी की एक कंपनी उसने सर्वे किया जिससे मैं बिल्कुल इसलिए एग्री नहीं करूंगी बिकॉज आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दिस फॉरेन पब्लिकेशंस टेलिंग अस
पाकिस्तान के शहरों को कि तुम लोगों का क्या हाल है। तो लिहाजा ये स्ट्रेस रिलेटेड ये कोई सर्वे हुआ है जिसमें कराची फिर किसी टॉप नंबर पे आया है। आपको ऑल दो वर्टी चढ़ गया है नहीं मुझे नहीं, आई डोंट वांट टू नो। मुझे ये होता है कि भाई तुम लोग जाओ अपना काम करो, हम हैं स्ट्रेसफुल थोड़ी सी सिचुएशन हमारी, वी आर डीलिंग विद इट। मेरा ख्याल है कि इख्तिलाफ तो आप कहा क्या आप कर सकती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी सूरत हाल बेहतर कर सकते हैं ना, ताकि दुनिया हमें ना बताए। जनाब, जर्मनी की कंपनी वे की एक तहकीक के मुताबिक कराची का शुमार दुनिया के उन 10 शहरों में होता है जहाँ लोग शदीद दबाव में सांस लेते हैं। फिर इसमें 100 शहरों का जायजा लिया गया था और कराची इस फहरिस्त में 93वें नंबर पर था, बगदाद 94, काबुल 95 और मॉस्को 56। वैसे मेरा ख्याल है कि बगदाद और काबुल इनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता कराची को। तो आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि कराची इज सच अ फन एंड लाइवली और हैपनिंग प्लेस एज वेल, कि स्ट्रेसफुल होता होगा बट वो पूरे पाकिस्तान में ही स्ट्रेस है इस किस्म का। We'll see you tomorrow.